हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। और इसमें हम यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस कवर करेंगे। जितने मतलब इसके लिए ज़रूरत है हम उतने ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंट लेवल का पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम में जिस लेवल तक का क्वेश्चंस आएगा उस लेवल तक हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं और हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो इसका आज अपना पहला क्लास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला बात यह है कि जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं तो हमें इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स देखने होते हैं। ठीक है। तो हम इसमें चलिए अभी देखते हैं कि बेसिक्स इसका पढ़ते हैं। आज हम पहले कि अकाउंटिंग का बेसिक्स क्या है। ठीक है। इसमें सबसे पहला बात ये होगा कि हमें जानना होगा कि अकाउंट होता क्या है। देखिए, इन जनरल हम ये कहते हैं कि अकाउंट जो है कि कोई रजिस्टर, कॉपी डायरी, पासबुक या नोटबुक कुछ भी हो सकता है जिसमें कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रखा जाए। ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हो गया कि जो आप लेन देन करते हैं इसे आप लिख के रखते हैं। ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, अकाउंट यानी कि खाता कहते हैं। ठीक है। और इसका एक खास बात होता है कि अकाउंट में जो भी चीज़ हम लेन देन लिखेंगे वो मुद्रा के रूप में लिखेंगे। ठीक है। किस रूप में लिखेंगे, मुद्रा के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात कि मुद्रा के रूप में हम लिखते हैं इसमें। एक मिनट मैं ज़रा पेन ले लूँ दूसरा। तो ठीक है, तो खाता समझ गए। अकाउंट क्या होता है, इसमें हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लिख के रखते हैं। हम जो भी लेन देन करते हैं ना, हम उसे लिख के रखते हैं। पर इसमें किस रूप में लिखते हैं, मुद्रा के रूप में सब कुछ लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि लिए हैं एक घर तो लिखेंगे घर लिए हैं, नहीं, उसका मनी के फॉर्म में जो उसका वैल्यू है हम वो लिखते हैं। ठीक है। कि ये घर का कीमत कितना रहा है, 3 लाख 4 लाख जो भी रहा है हम वो लिखते हैं। ठीक है। तो अकाउंट समझ में आ गया आप सबको। ये अकाउंट क्या है, कोई भी रजिस्टर, कॉपी डायरी, पासबुक कुछ भी जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लिख के रखते हैं। तो देखिए, अब बात आता है अकाउंट तो हम सीख गए। अब आता है नेक्स्ट टर्म अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग जो है कि एक प्रोसेस है बाय विच एनी बिजनेसमैन और अकाउंट रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। इन द बुक ऑफ अकाउंट्स और रजिस्टर। हम जिस जैसे कि रजिस्टर या फिर अकाउंट का जो बिजनेस का किताब हमारा जो मतलब कॉपी है जिसमें लिखते हैं सब कुछ, नोटबुक हो सकता है या डायरी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है जिसमें हम लिखते हैं ये हमारे बिजनेस के लेन देन को। ठीक है। तो वो जिस प्रोसेस के जरिए हम जिस प्रक्रिया से उसे लिखते हैं ना, उस प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। प्रक्रिया जैसे कि अब क्या, ये प्रक्रिया क्या होगा, पहली बात कि हम उसे पहचानेंगे कि ये बिजनेस लेन देन है। फिर उसके बाद मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन हुआ है ये जानेंगे। उसके बाद हम फिर उसे क्या कहते हैं, जर्नल में लिखेंगे। फिर हम उसे लेजर बनाएंगे। ये प्रॉपर एक स्टेप फॉलो किया जाता है। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके जो प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी बिजनेसमैन या अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लिखते हैं उस रजिस्टर या कॉपी में। ठीक है। तो अब ये तो हो गया अकाउंटिंग। अब बात रहा अकाउंटेंट कौन होता है। अकाउंटेंट उस बंदे को कहते हैं जो ये अकाउंटिंग का काम करता है। ठीक है। कोई भी इंसान जो अकाउंटिंग का काम देख रहा है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। ठीक है। जो बंदा अकाउंटिंग का काम देख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटेंट। मतलब कि कोई जैसे बिजनेसमैन है वो क्या करता है, अपना पूरा जो है कि अकाउंटिंग करता है अपने बिजनेस में। जो भी चीज़ हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, उसका लेन देन, वो सब कुछ अच्छे से लिखता है। उसका प्रॉपर जर्नल, लेजर, समरी सब तैयार करता है। ये प्रोसेस फॉलो, इस पूरे पूरे प्रोसेस को जो फॉलो करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। जो इंसान ये काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का मैटर नहीं है कुछ भी, बस ध्यान दे के सुनिए। ये टर्म्स आप इंग्लिश में ही इस्तेमाल करने वाले हैं, आप इसे हिंदी में नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो सही बात है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, बस समझिए कि ये अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। जब भी टर्म आए तो आपको इसे देख या पढ़ के ऐसा ना लगे कि ये हम जानते नहीं हैं। ठीक है। तो चलिए, अभी ये बेसिक देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। और ये क्योंकि और ईपीएफओ में बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। अभी हम कुछ देखेंगे टर्मिनोलॉजीज, वही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट। अभी देखिए, अब तो हम देख लिए अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंट क्या होता है, ये सब तो देख लिए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करके कोई भी बिजनेसमैन या अकाउंटेंट जो है ना, उस जो अकाउंट तैयार कर रहा है, जो अकाउंटिंग कर रहा है, वो प्रॉपर उस रूल को फॉलो करता है उसमें। ठीक है। वही रूल को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसी रूल जो है ना, उसी रूल को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रकार का जब ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी प्रकार का लेन देन जो होता है, उसमें जो बायां तरफ में यानी कि लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है उसे हम नाम यानी कि डेट डेट बोलते हैं। ठीक है। डेबिट करना बोलते हैं, सॉरी डेबिट करना बोलते हैं, नाम बोलते हैं। ठीक है।
और दायां ओर जो चीज़ दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जमा, यानी कि हम उसे क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, बायां बगल जो लिखा गया उसे हम डेबिट बोलते हैं, और दायां बगल जो लिखा गया है, दायां साइड जो लिखा गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। समझ में आ गया इतना कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें बायां तरफ में लिखा गया जो चीज़ है, जो दर्शाया गया है, उसे हम बोलते हैं नाम, यानी कि डेबिट, और दायां साइड जो लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट, यानी जमा बोलते हैं। ये क्या हो गया, एक रूल हो गया। ठीक है, इसी रूल को फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग के दौरान। ठीक है, तो ये जो जिस रूल या जिस जो प्रिंसिपल रेगुलेशन को फॉलो करके अकाउंटिंग का प्रोसेस को किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और इससे ही हमें पढ़ना है आगे, इसके बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हम तो अभी हम अकाउंट पढ़ने जा रहे थे, तो हम इतना सी सीख लिए, अकाउंट, अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सब तो सुन लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे इस जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ नहीं पूछा जाता है। इसके एक प्रॉपर सिलेबस है कि हमें जो है कि ये ईपीएफओ का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमें कुछ बस इतने ही चीज़ पढ़ने हैं जितने यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जितने टॉपिक यहाँ दिए गए हैं बस हमें इतने ही टॉपिक कवर करने हैं ईपीएफओ के लिए। तो देख लीजिए, जैसे क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे, जो कि आज की वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं थोड़े बहुत इसके, और आगे हम बाद में पढ़ लेंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें क्या देखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, जर्नल क्या होता है ये जानेंगे, लेजर पढ़ेंगे, मतलब इस सबको डिटेल में पढ़ना है। और सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट पढ़ेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, जिसमें कि हम प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट ये सब निकालते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ेंगे हम, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें बस इतने ही टॉपिक कवर करने हैं। टोटल 17 टॉपिक्स हैं, इसके लिए कुछ मतलब लेक्चर्स जितने ज़रूरी होंगे। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये जिसके लिए हम अभी पढ़ने वाले हैं ईपीएफओ के लिए, तो इतना ही चीज़ काफ़ी है। ठीक है, ये टोटल 17 टॉपिक्स हैं, इसे अच्छे से कवर कर लेना है और एग्ज़ाम आपको जाके दे देना है। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए अपना शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला बात ये, अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस और कंपनी। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी बिजनेस और कंपनी में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग करना को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अब बात है, ये वर्ड रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और समराइजिंग क्या होता है, तो ये सब हम देखेंगे। रिकॉर्डिंग को हम जर्नल बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन को हम लेजर बोल देते हैं, समराइजिंग के लिए हम वहाँ पे देख लेंगे सब कुछ, आगे बैलेंस शीट वगैरह सब बनता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जब हम सीख जाएंगे उसके बाद ये डेफिनेशन आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो हम पहले देख लिए हैं, तो अब हमें थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन सीखना होगा जो बुक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का जो है बुक्स में लिखा हुआ डेफिनेशन है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग जो करते हैं ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एनी बिजनेस और कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो अकाउंटिंग होता है इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस को जो हम फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। मतलब कोई भी अकाउंटेंट जो होता है वो अगर अकाउंटिंग कर रहा है तो वो उसे ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे देखिए, ट्रांजेक्शन्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं, पर जो किसी भी कंपनी में, बिजनेस में, वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये बिजनेस के लिए ही ट्रांजेक्शन किया गया है, इस बात को पहले हमें समझना होता है कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन जो है यह एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन हुआ है, उसका मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक घर खरीदे हैं, तो उसके लिए उसमें उसका कुछ वर्थ होगा, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी है, तो उसका हम मेजरमेंट करेंगे मनी के फॉर्म में। ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन जो करेंगे उसको किस फॉर्म में मेजर, उसको हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे, मनी के फॉर्म में। ठीक है, कितना उसका मनी क्या हो गया, तो ठीक है, उसके बाद हम उसे नोट करेंगे, किसमें, अपना रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसको, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बिजनेस बुक, हमारा जो बिजनेस बुक यानी जो हमारा खाता है ना, उसमें हम उसको नोट कर लेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। मतलब हम
जो भी पहले क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ है हम उसको पहचाने कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसका हम पता लगाते हैं कि इसका मनी में इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। उसका मेजरमेंट करते हैं कि मनी में इसका क्या इसका वैल्यू है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, जिसमें नोट करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। इसमें बस ये बात ध्यान रखिए कि अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि किस चीज़ में लगा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस प्रकार का वो ट्रांजेक्शन है, ये सब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस हम जिस जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी लेन देन हो रहा है हम उसे लिख रहे हैं, तो हम लिखे जिसमें, तो वो हो गया जर्नल। तो क्या हुआ, पहली बार जब इस डायरी में हम अपना ट्रांजेक्शन को नोट किए हैं, उस डायरी का नाम क्या है, जर्नल है, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं रोज नामचा, ठीक है। तो सुन लीजिए हिंदी वाले, अगर याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज जर्नल ही इस्तेमाल करेंगे आप, रोज नामचा, ठीक है। इसे हम जर्नल कह देते हैं, ठीक है। अब इस जर्नल को, अब जर्नल मेरा तैयार है, अब इसके बाद हम इससे बनाते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब जर्नल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, अब कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, लाइक मान लीजिए सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, जो भी तरह का अकाउंट है सबको अलग अलग तरह से हम क्लासीफाइड करके जब हम बनाते हैं अपना, जब हम सब कुछ को लिखते हैं क्लासीफाई करके, क्लासिफिकेशन करके, तो उसे हम कहते हैं लेजर। मतलब जर्नल से हम क्या बना लेते हैं, लेजर। और लेजर को हिंदी में हम कहते हैं खाता बही, ठीक है। तो खाता बना बही हम क्या करते हैं, रोज नामचा से हम बनाते हैं खाता बही, ठीक है। मतलब जर्नल जो होता है उसे ही जब हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है लेजर, ठीक है। अब जब हमारा लेजर बन जाता है, उसके बाद हम इसको इसको इस समराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसका हम समरी बनाते हैं। अब उस समरी में जो है कि इसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, मतलब तुलना पत्र भी इसे हम कहते हैं हिंदी में। इसे हम क्या कहते हैं, तुलना पत्र कहते हैं। इसमें हम सब कुछ का इसे मतलब कि तुलना कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि लेजर जर्नल में जो वैल्यू आया है ये कैसा है, क्या है। इसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा से पता चल जाएगा, ठीक है। कि आप टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में, इसके बारे में भी आगे हम सीख लेंगे, ठीक है। तो क्या समझे कि जर्नल बना, लेजर बना, उसके बाद हम उसका समरी तैयार किया, यानी ट्रायल बैलेंस तैयार किए, ठीक है। अब जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद हमारा बनता है सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनेंगे, और इसमें ही हमें पता चलेगा प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है हम यहाँ पे ये बनाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसे दे दिया जाता है किसे, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। उसके बाद ये किसे सौंप दिया जाता है, यूजर्स को दे दिया जाता है। अब यूजर्स कौन होते हैं, देखिए यूजर्स टू टाइप के होते हैं। जो कोई भी कंपनी या कोई भी फॉर्म में क्या होता है, टू टाइप का जो यूजर्स होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। और इंटरनल यूजर कौन होते हैं, ऑनर होते हैं, और मैनेजमेंट जो है ये होते हैं इंटरनल यूजर। लेकिन बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो हम क्या किए, अब हमारा बन गया है फाइनल अकाउंट, और जिसमें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट सब अकाउंट बना लिए हैं। अब हम इसे किसे दे रहे हैं, यूजर्स को दे रहे हैं, मतलब ऑनर और मैनेजमेंट को दे रहे हैं। अब वो देख रहा, अब वहाँ पे वो डिसीजन बन लेता है कि मतलब किस चीज़ को कैसे क्या करना है, मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्या इसे हटा देना चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा स्टेप है जो ले कि कंपनी को प्रॉफिट हो, ऐसा ये कर सकते हैं या फिर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है मैनेजमेंट का, ठीक है। जो कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है उसे क्या हो रहा है, इससे हम हेल्प कर पा रहे हैं ये अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, लाइक बैंक को भी हम दिखाते हैं कि देखिए हमारा ये ऐसा है, हमारा बैंक का ऐसा रहा है रिकॉर्ड अब तक का, इसका मतलब हमारा बैंक का स्थिति अच्छा है या फिर जैसा भी है, तो वो देख के बैंक क्या करता है, हमें लोन देता है। गवर्नमेंट कितना टैक्स पे करना है वही देख के, हमारा जो वो सीट बनता है उसी को देख के गवर्नमेंट, ये भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो क्रेडिट पे हमें बैलेंस देंगे तो मतलब हमें पैसे देंगे, तो वो भी यही देख के कि कैसा है इसका क्रेडिट, वो देख के वो क्रेडिटर्स हमें देते हैं। उसके बाद लेंडर्स जो होते हैं, जिससे हम पैसे लेने वाले हैं, ऋण, वो भी वही मतलब कंपनी जो है हमारा, कि उसका कैसा रिकॉर्ड रहा है, किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रहा है, यही देख के कोई हमें पैसा देगा, सही बात है। और इन्वेस्टर्स भी यही चीज़ को देखता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करता है, इसी यही बात सोच के इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे दे रहे हैं किसे, यूजर्स को दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। यानी कि अंतिम खाते का विश्लेषण और निर्वाचन होता है इस सबसे लास्ट स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स ये काम को करते हैं। तो जितने ये सारे प्रोसेस थे हमारे अकाउंटिंग के, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। देखिए अब तो हम यूजर्स भी सीख गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात यह है कि अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों करें हम अकाउंटिंग, पागल तो नहीं है, कितने बड़े बड़े लेजर बना रहे हैं बैठ के, तो ये नहीं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है।
ये क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। अब बताइए कितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, क्या खरीदे, क्या बेचा गया, कब, ये सब अगर हमें याद नहीं रहेगा, ये सब अगर भूल जाएंगे सब कुछ, तो फिर कंपनी का क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या कंपनी के लिए आगे करना क्या है, ये सब डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होता है, ये किया जाता है अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा ये पर्पज़ कि प्रॉफिट और लॉस हम डिफाइन कर पाते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो है कि कोई भी कंपनी का या बिजनेस का जानने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने का मतलब ये होगा कि कितना एसेट है कंपनी का, ठीक है, या फिर कितना लाइबिलिटीज़ है, कितने कर्जे में है कंपनी, या फिर इसका पास खुद का कितना संपत्ति है, नेटवर्थ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अकाउंटिंग करना, ठीक है। और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अब बताइए, आप कोई अगर अकाउंटिंग नहीं करेगा, कोई इंसान इतना तो याद नहीं रख पाएगा कि क्या हुआ कंपनी में, कितना ट्रांजेक्शन कब हुआ, तो ये सब को याद हम नहीं रख सकते। तो इसमें ये सही ढंग से अकाउंटिंग कर लेने के बाद जो यूजर्स हैं, जैसे कि ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर बैंक हो गया, किसी को भी जब हमें दिखाना होता है कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है, इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और टू हेल्प द मैनेजमेंट्स, अब जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसे भी इससे हेल्प मिलता है कि मान लीजिए वो देख रहा है कि इस प्रॉपर चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें, तो इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, या फिर इसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारा अकाउंटिंग देख के ही तो डिसाइड कर पाएगा कि चलो ये चीज़ ख़राब जा रहा है, इसका मतलब इसमें ढूंढो क्या कमी है, कमी ढूंढे फिर उसे दूर करेंगे, फिर वो चीज़ चलेगा बढ़िया से। तो इससे क्या होता है, हेल्प करते हैं हम किसका, मैनेजमेंट्स का, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग का जैसे कि देखिए हर साल का एक सिस्टम होता है। पहले देखिए मान लीजिए जनवरी फरवरी के समय में ठंड होता है, फिर उसके बाद गर्मी आता है, फिर बरसात आता है, फिर ठंडा आता है, ये प्रॉपर एक साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से अकाउंटिंग का भी कुछ साइकिल है। तो पहला जो है पूरे साल जो अकाउंटिंग होएगा, इसका जो साइकिल है इसमें ये कि पहला क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले क्या बनाया जाता है अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का पता किया जाता है, ठीक है, कि कौन मतलब वो जो बताया ना कि पैसा का फॉर्म में उसका ये करते हैं, मनी के फॉर्म में उसका पता लगाते हैं कि कितना क्या वैल्यू है इसका, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। उसके बाद बनाते हैं हम जनरल जनरल जर्नल, ठीक है। वो जो हम जर्नल बनाते हैं जिसमें कि हम बस लिख देते हैं, इसमें पता नहीं है कि किस तरह का ये लेन देन हो रहा है, ये नहीं पता है, बस हम इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिए, वो जनरल जर्नल हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं जनरल लेजर, मतलब जनरल लेजर को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्लासीफाइड कर देते हैं सारे अकाउंट, सारे टाइप के अकाउंट को अलग अलग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जनरल लेजर बन के तैयार हो जाता है। और जब जनरल लेजर बन जाता है उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनता है मेरा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद फाइनली हमारा क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। फिर हमारा क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब यही बनता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे फाइनल, सबसे लास्ट में आता है, समझ गए। तो ये 5 स्टेप है। आपको ये कभी कभी दी भी दिया जाता है एग्जाम में सजाने के लिए, वो दे देगा जर्नल सेकेंड पोजीशन पे, लेजर पहले, तो वो गलत होगा। पहले क्या करते हैं, पहले हमारा जर्नल तैयार करते हैं, फिर लेजर तैयार करते हैं, फिर बैलेंस शीट, मतलब जनरल बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद हमारा बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल होता है, अकाउंटिंग का साइकिल कहते हैं इसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो हम अभी देखे थे, हमारा ये भी टॉपिक है, हमारा मतलब इसे कवर करना है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं जो कि देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कि जब भी हम बोलते हैं H2O, तो आप इस तुरंत आपको याद आता है कि चलो ये केमिस्ट्री का बात हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से मतलब कोई भी चीज़ अगर जब हम बोलते हैं तो हमें पता चलता है ये प्रॉपर इस सब्जेक्ट का है, इस ये जो वर्ड है बोला गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, मतलब कुछ मतलब उसके जो शब्दावली होते हैं हमें वो समझना होता है, तब हम उस प्रॉपर सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। और जब समझ पाते हैं फिर इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, फिर हम पढ़ते हैं अच्छे से और हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो पहला हमारा है कैपिटल या फिर नेटवर्थ, या फिर इसे ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। तो कैपिटल यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं पूंजी, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं नेटवर्थ, या फिर कोई मतलब कोई कंपनी का जो नेटवर्थ है, और या फिर मतलब उन कंपनी का नेटवर्थ का मतलब क्या, उस कंपनी का कितना वैल्यू है, ठीक है। और या फिर ऑनर इक्विटी, ठीक है। ऑनर इक्विटी मतलब उसके जो मालिक है उसमें उसका वो कितना इक्विटी है उसका, ठीक है। तो ऑनर इक्विटी कह सकते हैं, यानी कि कैपिटल कह सकते हैं, पूंजी कह सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए कैपिटल होता क्या है, इट इज़ रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द proprietors in a business enterprise as form of cash, goods and other assets। मतलब मान लीजिए इसमें एक्चुअली बात क्या होता है कि जो बिजनेस चला रहे हैं जो लोग, ठीक है, उसके द्वारा जो किसी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है, वो कैश कुछ होगा, कुछ कैश के फॉर्म में होगा,
कुछ से मान लीजिए कुछ घर खरीदने में कुछ पैसे दे दिए गए, ठीक है, कुछ पैसे किस में दे दिए गए, घर खरीदने में। इसी में कुछ मशीनरी लगाने के लिए दे दिया गया, ठीक है, इसमें कुछ मशीनरी लगा दिया गया, इसका भी कुछ वैल्यू है। ये घर खरीदने में जो पैसे खर्चे होते हैं, मतलब कोई कंपनी को खोलने के लिए एक जगह चाहिए होता है ना, उसके लिए एक बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा ना, तो उसमें जो भी कुछ खर्चे आए, फिर मशीनरी लगाया गया, उसमें कुछ खर्चे आए, ये सारे तरह के जितने भी इसके जो वैल्यू होंगे कैश में, इसके मनी में जितने भी वैल्यू होंगे, वो कहलाते हैं हमारे कैपिटल, ठीक है, या नेटवर्थ या ऑनर इक्विटी, ठीक है। तो कैपिटल समझ गए, किसी भी बिजनेस में लगा हुआ किसी भी रूप में वो पैसा काहे ना हो, ठीक है, किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, वहाँ पे एसेट्स के मतलब कि कैश के फॉर्म में हो सकता है, और क्या कहते हैं, फर्नीचर, मशीनरीज, बिल्डिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, मतलब वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ को जिसका जो वैल्यू होता है मनी के फॉर्म में, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, सेम क्या बोलते हैं, कैपिटल या नेटवर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा ड्राइंग, ठीक है। ये ड्राइंग्स क्या होता है, इसे कहते हैं हिंदी में आहरण, ठीक है, ड्राइंग को हिंदी में क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग जो होता है ये एनी केस और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉ बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ये क्या होता है कि ऑनर जो उस बिजनेस के या फिर कोई मतलब मान लीजिए एक शॉप है, मोबाइल शॉप, ठीक है, तो उसके जो ऑनर हैं अगर उससे एक फ़ोन निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, मान लीजिए पहला कि एक ऑनर है, वो अपने उसके पास 5 लाख रुपए हैं हाथ में, वो शुरुआत कर रहा है एक मोबाइल शॉप का, तो वो क्या करेगा, एक पहले एक शॉप खरीदेगा, मतलब एक जगह खरीदेगा उसके लिए जहाँ पे वो अपना शॉप स्टार्ट कर सके। तो इसमें कुछ पैसे लगा दिया, उसके बाद वो कुछ मतलब मान लीजिए 2 लाख रुपए का ये ले लिया, उसके बाद मान लीजिए 3 लाख रुपए का वो फ़ोन ले लिया, तो अब हो गए उसके यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो गए उसके, ये सारे हो गए उसके 5 लाख जो अभी है, मतलब 2 लाख के ये ले लिए, 3 लाख के मतलब इन्हें फ़ोन खरीद लिया, तो ये हो गया टोटल 5 लाख रुपए। मान लीजिए इसके बाद 6 लाख था, तो 1 लाख इसका भी हैंड में, ये सारे पैसे मिला के ये सारे क्या हो गए अभी आपके कैपिटल कहलाते हैं। पर इसी कैपिटल में से मान लीजिए वो एक फ़ोन क्या करता है, निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो एक फ़ोन निकाल लिया, तो इससे क्या हुआ कि उसका जो कैपिटल था उसमें क्या हो गया, मान लीजिए उस फ़ोन का जो प्राइस है वो 50,000 है, तो 50,000 उसका जो टोटल था अभी 5 लाख का जो उसका पूंजी था, वो अब क्या हो गया, 4,50,000 रह गया, ठीक है, क्योंकि वो 50,000 का एक फ़ोन वो बाहर निकाल चुका है। तो ये ड्रॉविंग्स कहलाता है। तो जो ऑनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपना कोई भी गुड्स या फिर पैसा ही क्यों ना निकाल ले, कैश निकाल ले या फिर किसी भी सामान को निकाल ले, उसका जो कैश में वैल्यू होगा वो उसको जब निकाल लेता है तो उसे हम ड्रॉविंग्स बोलते हैं, यानी आहरण बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, कैपिटल को। तो ड्रॉविंग्स का असर किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है, और ये कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इतना समझ में आ गया आपको कि ड्रॉविंग्स क्या होता है, किसी भी ऑनर द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया जो कैश होता है या फिर कोई भी गुड्स हो गया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जिस बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, यानी आहरण कहते हैं। ये समझ में आ गया ये वो टर्म। तो आप कैपिटल समझ गए और ड्राइंग्स समझ गए, ये 2 टर्म आप समझ चुके हैं। और ड्राइंग का असर किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। इससे क्या होता है, कैपिटल यानी कि पूंजी क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट टर्म सीखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज़। लायबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, लायबिलिटी जो है ना, ये बर्डन होता है बिजनेस पे, मतलब ये ऋण कहते हैं, ये कर्ज होता है बिजनेस के ऊपर, ये बोझ होता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। ये किसी भी बिजनेस के ऊपर क्या होता है, बर्डन होता है, बोझ होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स। मतलब मान लीजिए आप किसी थर्ड पार्टी से, मतलब जो लोग मतलब जो कि वो बिजनेस का ऑनर नहीं है, उसका बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी से पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो ये क्या है, इस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मतलब ये क्या है, ऋण है, इसे आपको पे करना होता है, ठीक है, इसे आपको पे करना होगा, ये ऋण है आपके बिजनेस के ऊपर, बर्डन है। तो इसे हम बोलते हैं लायबिलिटी, जो थर्ड पार्टी से लिए हुए है इस बिजनेस में लगा हुआ, मतलब वो ऑनर का नहीं है, वो ऑनर का पैसा नहीं है, वो थर्ड पार्टी का एंट्री है, जिसे आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं लायबिलिटीज़, ठीक है। जैसे कि इसमें आप कर सकते हैं रीपेमेंट्स ऑफ लोन जो होता है, आप सरकार से मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप 5 लाख रुपए लोन लिए हैं, तो आपको ये पे करना होगा, तो ये आपका क्या है, इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ है, ठीक है। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स से आपने पैसे लिए हैं उसे भी आपको पे करना होगा, तो ये पेमेंट जो करेंगे आप, ये भी क्या होता है, ये क्रेडिटर से लिया गया पैसा, या क्या है आपके यहाँ, आपके लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। देखिए लाइबिलिटीज़ के 2 टाइप होते हैं, हम 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ पढ़ते हैं। एक होता है करंट लाइबिलिटीज़, जो करंट लाइबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है कि हमें जो इस कर्ज को जो है ना विदिन 1 ईयर चुकाना पड़ता है, ठीक है। जिससे हमें क्या करना होता है, विच आर टू बी पेड इन
नियर फ्यूचर, लाइक ये हो सकता है विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जिस लाइबिलिटी को हमें पे करना होता है, इसे हमें चुकाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। लाइक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, 1 ईयर से कम के लिए मिलता है और आपको 1 साल के अंदर अंदर इसे चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन, क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया। क्रेडिटर्स से जो पैसे लिया है, क्रेडिटर्स से लिया हुआ पैसा भी हमें 1 साल के नीचे, मतलब बहुत, जब आप मान लीजिए किसी से पैसे लिया क्रेडिट पे, क्रेडिटर्स से आप पैसे लिए हैं, तो ये क्या हो गया, आपको ये क्रेडिट पे पैसा दिया है, तो इसे भी आपको जल्द से जल्द लौटाना पड़ता है, मतलब 1 साल से कम में लौटाना पड़ता है, तो इसे भी हम करंट लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक प्रॉपर डेट था, उस पे उसे आपको पे करना था, पर वो डेट निकल चुका है, आप पे नहीं कर पाए, पर आप उसे आगे पे कर देंगे, तो ये जो होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए एक रूम रेंट आपको पे करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर तारीख होता है, कितना तारीख को, मतलब 5 तारीख जो मंथ का होगा, हम इसमें आपको पैसे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप 5 से मतलब 10 तारीख हो चुका है, तो आप अभी तो पैसे नहीं दे पाए हैं, आप उसे बाद में पे करेंगे, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इसे भी कहाँ रखते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मान लीजिए क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। बैंक में मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए जमा है, ठीक है, पर आपके क्रेडिट के तौर पे बैंक ने आपको कह दिया कि आपने 5 लाख रुपए जमा किए हैं, तो आप ना जब भी आपको जरूरत लगेगा तो आप 1 लाख रुपए ज़्यादा, 2 लाख रुपए ज़्यादा, मतलब 6 या 7 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्रेडिट पे मिलता है, मतलब इसे भी क्या किस में रखा जाता है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसे निकालते हैं तो उसके लिए आपको 50-60 दिन, मतलब 2 महीना 3 महीना का समय होता है कि इतने दिन में आपको ये पैसे पेमेंट कर देना होगा, फिर से मतलब इसे रीपेमेंट कर देना पड़ेगा बैंक को लाके, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझ में आ गया, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। अब बिल पेबल, मतलब देखिए आप किसी से पैसे लिए हैं बॉन्ड पेपर बना के, कि ठीक है भाई आप हमें पैसे दो, हमारे बिजनेस को हमें स्टार्ट करना है, और हम यहाँ पे आप लिख के देते हैं, रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं कि हम आपको ये पैसे जो है कि रिटर्न कर देंगे कोई इतने दिन में, ठीक है। तो वो ना बिल पेबल जो होता है, इसे भी क्या करते हैं हम करंट लाइबिलिटी में रखते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आपको ऐसे पैसे नहीं दे देगा कि चलो तुम रखो 5 साल तक, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए पैसा देता है, तो हम उसको जब रिटर्न फॉर्म में लिख के देते हैं, तो वो जो बिल पे आप लिख के दे दिए हैं, तो बिल पेबल इसे कहते हैं कि आपको वो पैसे उन्हें फिर रिटर्न में लौटाने पड़ेंगे। ये हो गया करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटी आप समझ गए। चलिए अब उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी जो होता है, ये ऐसा लाइबिलिटीज़ है जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हमें पेमेंट करना होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब ये जो है ना थोड़ा लॉन्ग टाइम में, मतलब थोड़े दिन के बाद करेंगे, मतलब 1 साल के लिए नहीं होता ये मोर देन 1 ईयर में आप इसे पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइबिलिटी जो कि आपको 1 साल के बाद, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए दिया गया है कि आप उसके बाद भी उसे पे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है कि जल्दी जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। और इसके अंदर हम जानते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स को, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं ये मिलते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब कितने भी दिन के लिए, पर 1 साल से ज़्यादा के लिए यूजुअली मिलते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है। या फिर डिवेंचर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है अपना एक बॉन्ड इशू करता है, ये एक टाइप का बॉन्ड होता है, वो इशू करता है कि वो ना मार्केट में गया, ये आम जनता से पैसा उठाता है कि भाई आप हमें इतने पैसे दो और हम ना आपको इतना % के रेट से हर 1 साल ब्याज देंगे। तो ये ना ऐसे जो होता है कि कोई कंपनी ये लाता है कि चलो ये अपना बॉन्ड लॉन्च करता है कि आप इस कंपनी को इतना पैसा दे रहे हैं और आपको इतना % का इंटरेस्ट से मिलेगा, ठीक है, आपको इतने इंटरेस्ट से हम पैसे को वापिस हर ईयर इतना इतना इंटरेस्ट देंगे, तो इसे हम बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। और लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर ये कैसा होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होता है। ये हम 1 साल से बाद भी पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है ये है हमारा एसेट्स। अब हम जानते हैं कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स जो है इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इट हेल्प्स बिजनेस टू अर्न मनी। ये जो एसेट्स हैं ये क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कि मतलब इस पे जो प्रॉपर अधिकार है ना, इस ये जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होता है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट है जिस पे कि प्रॉपर मेरा ही अधिकार है, ठीक है, ये प्रॉपर कंपनी का ही अधिकार है इस पे, ठीक है। जो कंपनी इसमें लगाओ, जो बिजनेस लगाओ, ये बिजनेस का ही अधिकार है इस पे किसी को ये वापस नहीं है, किसी को देना नहीं है घुमा के इसे, मतलब किसी को इसे पे नहीं करना है, ठीक है, इसे रिटर्न नहीं करना है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, हमारे वो एसेट्स हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। ये हमारा बिजनेस को क्या करता है, पैसे अर्न करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, बिजनेस को पैसे अर्न करने में हेल्प करता है, ओके।
तो इसमें हम देखिए, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कोई भी आप ज़मीन लेते हैं या फिर बिल्डिंग लेते हैं, मशीनरीज लेते हैं, फर्नीचर जो आप खरीदते हैं, गुड्स जो है आपके, मतलब कोई भी आप गुड्स खरीद के, मतलब जिसका अभी मतलब मोबाइल फ़ोन कहीं का है नहीं, आपका शॉप है, तो मान लीजिए गुड्स हैं आपके, जो टेक्नोलॉजी हैं, कैश हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपके एसेट्स कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एसेट्स हैं, ठीक है। और देखिए अब एसेट्स के टाइप हम देखते हैं, टू टाइप्स होता है एसेट्स का। तो एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स या फिर इसे फिक्स्ड एसेट भी हम बोलते हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि कैश, कैश तो ऑलरेडी मतलब कैश ही है। जैसे गुड्स, मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन का अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन आप क्या कर रहे हैं, लाए हैं, तो उसे आप बेचेंगे, वो फिर बेचेंगे, फिर लाएंगे, फिर बेचेंगे, ये प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। पर लेकिन जो आप जो फ़ोन खरीद के ला रहे हैं, उसे आप क्या कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर आप उसे सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसे आप किस में रखेंगे, करंट एसेट में रखेंगे, ठीक है। और डेटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा। एक तो है हमारा डेटर्स, ठीक है, एक है क्रेडिटर्स, ठीक है, एक है क्रेडिटर्स। और यहाँ पे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, तो देखिए ये क्रेडिटर्स वो है जो कि बिजनेसमैन को दिया है पैसा, ठीक है, बिजनेसमैन को दिया है। और लेकिन ये बिजनेसमैन क्या करता है, जिसे बेचा है, तो ये जो जिसे हम बेचे हैं, तो ये बंदा क्या करेगा, बदले में हमें पेमेंट करेगा। ये जिस बंदे को हम बेचे हैं, ये बंदे बदले में हमें क्या करेगा, पेमेंट करेगा। और ये पेमेंट क्या होगा, यूजुअली विद इन 1 ईयर हमें पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जब हमें पेमेंट कर देगा, तो इसे हम कहाँ रखते हैं, करंट एसेट में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, करंट एसेट में। लेकिन आप जो जो क्रेडिटर्स है वो आपको पैसे दिए हैं, और ये पैसे भी आपको क्या करने होते हैं, विद इन 1 ईयर पे करना होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या रखते हैं, क्रेडिटर्स के द्वारा जो दिया गया पैसा होता है, इसे हम किस में रखते हैं, हम इसे रखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। और डेबिटर्स जो हमें पे करेंगे, तो उसे हम किस में रखते हैं, करंट एसेट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया कि डेटर्स कौन होते हैं, जिसको हम कुछ बेचे हैं, ठीक है, और वो उधारी लेके गया है, फिर हमें पैसा वो पे कर देगा। और उधार जो देते हैं हम 1 साल 2 साल के लिए नहीं देते, मतलब कि बहुत कम ही दिन के लिए देते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो ये डेटर्स हो गए। तो ये हमें क्या करेंगे, विद इन 1 ईयर हमें पैसे पे कर देंगे, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब जिस चीज़ के लिए आप पहले पे कर चुके हैं, पर आप उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन जो हम रिचार्ज करते हैं, तो इसके दो तरह के होते हैं ना रिचार्ज, एक प्रीपेड रिचार्ज होता है, एक पोस्ट पेड रिचार्ज होता है। पोस्ट पेड रिचार्ज में क्या करते हैं ना, मतलब कि पहले आप बात कीजिए, जितना करना है आपको बात कर लीजिए, नेट इस्तेमाल कर लीजिए, सब कुछ कर लिया आपको, उसके बाद आपके आएंगे बिल कि भाई अब पैसे दो, तो फिर उसके बाद आप पैसे देते हैं, ठीक है। प्रीपेड में क्या होता है, जैसे ये ज़्यादातर लोग हम लोग यही कराते हैं प्रीपेड, कि पहले हम पैसे पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद 1 महीना तक या फिर 3 महीने, जितने दिन तक होता है उतने दिन तक हम उसके लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं, तो इसे हम किस में रखते हैं, करंट एसेट में रखते हैं, मतलब हम इसके लिए पहले पे कर चुके हैं। तो डेटर्स भी आपको समझ में आ गया कि जिससे हम सामान बेचे हैं और वो उसे हमें वो उधार पे ले गया है, पर वो हमें फिर रिटर्न करेगा, तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट है, मतलब ये हमारा पैसा जो है विद इन 1 ईयर हमारे हाथ में होगा। और बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि देखिए बिल्स पेबल जो था उसे हम रखे थे किसमें, करंट लाइबिलिटीज़ में, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है, इसे हम किस में रखते हैं, करंट एसेट्स में। मतलब ये जो बिल है आपको, ये जो लिख के दिया गया था कि आपको हम दे देंगे भाई 15 दिन 20 दिन या महीने दिन में इतने पैसे दो, तो आप उसे दे दिए, ठीक है। अब आपको वो पैसा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो बिल्स रिसीवेबल जितना भी होता है ये सारे करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। और बैंक में जितने भी जो भी आपके मतलब पैसे रखे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारे क्या हैं, आपके करंट एसेट्स हैं, ठीक है। और ये देखिए अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम ऐसा इनकम है जो कि आपने कमा लिया है, पर वो अभी तक आपके हाथ में कैश के फॉर्म में नहीं आया है, तो उसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है। अक्रूड इनकम क्या होता है, जो आप अर्न कर लिए हैं, वो आपके पास आएंगे पर अभी तक नहीं आए हैं आपके पास, तो ये अक्रूड इनकम है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे विद इन 1 ईयर हमारे हाथ में आ जाते हैं, मतलब कुछ ही दिन में के बाद हमारे अर्न करने के बाद वो हमारे हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपको समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं अब हम नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट का। नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। जो ऐसे होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, और इससे हमें मतलब लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। इससे हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई कंपनी सेट कर लें, आप उसके लिए खरीद रहे हैं कुछ फर्नीचर, तो फर्नीचर तो ऐसा नहीं है कि वो ये 1 ईयर में ख़त्म हो जाएगा, बस हो गया 1 ईयर तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसे हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, तो ये होता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और फिर कोई जो जिस ज़मीन पर आपने कंपनी बनाया है, तो ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मोटर व्हीकल्स जो होता है, इसे यूजली माना जाता है कि ये 2 3 4 साल तक इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। तो इसे भी हम फिक्स्ड एसेट के अंदर रखते हैं। कोई पैटेंट्स करवा लेते हैं। पैटेंट्स क्या होता है कि
जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर ले, इसीलिए आप इसे पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये पेटेंट्स हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म में होता है। गुडविल, जो कि आपने ख्याति अर्जित करा है मार्केट में कि हाँ ये कंपनी इतना अच्छा है, ऐसे चलता है। जैसे कि लाइफ बॉय के बारे में आप जानते हैं कि वो साबुन अच्छा है, मतलब कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं लाइफ बॉय को। तो इसीलिए ये सब क्या है, उसका गुडविल है कि हम जानते हैं ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो ख्याति जो होता है इसे बोलते हैं गुडविल, ठीक है। ये सब भी लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा देता है। मशीनरी जो हम खरीदते हैं, ये एक साल में कोई ज़रूरी नहीं ख़राब हो जाए, ये लॉन्ग टर्म में हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये सब होता है फिक्स्ड एसेट। अब बात होता है कि फिक्स्ड एसेट के भी टू टाइप्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट को भी हम फर्दर टू टाइप्स में, पहले हम एसेट को, एसेट जो है इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो फिक्स्ड एसेट है इसे हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और एक होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जिसे हम टच कर सकते हैं, लाइक लैंड, जो ज़मीन होता है, कोई बिल्डिंग या फिर मशीनरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल जो आपने ख्याति अर्जित करते हैं, आप उसे टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी आप टच नहीं कर सकते, भले ही आप जब कोई ऐप इस्तेमाल कर, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो तो व्हाट्सएप आपको लग रहा है व्हाट्सएप टच कर रहे हैं, नहीं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को टच कर रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर है, तो वो इंटेंजिबल है। पैटेंट्स जो हम करवाते हैं, मतलब कि ताकि कोई कॉपी नहीं कर पाए, वो हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है। तो हमने सब एसेट भी आप समझ गए, एसेट के टू टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, वो भी समझ गए। और फिक्स्ड एसेट के टू टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। तो इतने आपको समझ में आ गया। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, और आगे का जो टॉपिक्स होगा उसे हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तो इतने आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे उम्मीद है, और अच्छे से याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।